दोस्तों आज की इस वीडियो देखने के बाद आपके 2 से 3 प्रश्न 100% प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों सही हो करेंगे जिसमें हिंदी आती है। आज तक आपको दोस्तों बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। स्वरों के वर्गीकरण में दोस्तों समृद्ध, असमृद्ध, विवृत, अर्धविवृत, अग्र, मध्य, पश्च में या दोस्तों अघोष, सघोष में, अल्पप्राण, महाप्राण में। आज दोस्तों सारी वीडियो ये ट्रिक होने वाली है। ट्रिक से आपको सारी कंप्लीट हिंदी वर्णमाला करवाने वाले हैं। एक भी प्रश्न आपका इस वीडियो को देखने के बाद जीवन में नहीं छूटेगा। हिंदी वर्णमाला से 2 से 3 प्रश्न आपके सही हो करेंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर और भी नोट्स पड़े हैं। आप हिंदी वर्णमाला के नोट्स आप वहाँ से ले सकते हो। सिर्फ आपको इस वीडियो को देखना है। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सबकी वर्णमाला हम किसे कहते हैं? तो दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा एवं अन्य प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा वर्णों की संख्या दोस्तों 52 बताई गई है। या कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 52 बताई गई। ठीक है। और ये किसी रेयर केस में पूछ लिया जाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कुल 43 वर्ण है। ठीक है। आपको नॉर्मली 52 याद रखना है। कुल वर्णमाला पूछिए और कामता प्रसाद गुरु का अगर नाम है तो आपको 43 लगा देनी है। बाकी आपको नहीं याद करनी है। ठीक है। और दोस्तों ये देख सकते हो, ये 52 3 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। अयोगवाह, स्वर और दोस्तों व्यंजन में। दोस्तों ये देख सकते हो, कुल अगर व्यंजन पूछे तो दोस्तों 39, मूल व्यंजन पूछे तो दोस्तों 33। ये देख सकते हो। संयुक्त व्यंजन 4 है, क्षेत्र गैस है। आगे बात करेंगे सभी की डिटेल्स में। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन 2 है। अयोगवाह 2 है दोस्तों। अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है। स्वर 11 है या मूल स्वर आपसे पूछे तो दोस्तों 11 है। ठीक है। आगे डिटेल्स में बात करेंगे सभी की इनकी। अब दोस्तों स्वर्गों का वर्गीकरण देख लेते हैं। ये देख सकते हो, ये कुछ डिटेल्स हैं, कुछ डेफिनेशन है। ठीक है। ये आप देख सकते हो। इसके अनुसार हम आगे देखने वाले हैं। अग्र स्वर किसे कहते हैं? जो हमारी ये जीभ है, ये देख सकते हो दोस्तों, जीभ का जो अगला भाग है, ये अगला भाग है जीभ का, इसे अग्र स्वर बोला गया है। मध्य स्वर, जीभ का मध्य वाला भाग, ये देख सकते हो, इसे बोला गया है केंद्रीय स्वर भी कहते हैं इसे। पश्च स्वर उच्चारण, जीभ का पिछला भाग जो है, इसके अनुसार जो बोले जाते हैं वो दोस्तों ये देख सकते हो, ये पश्च स्वर बोले जाते हैं। आवृत्तमुखी, ये देख सकते हो, ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार न होकर ऊपर नीचे फैल जाते हैं, उन्हें आवर्तमुखी। अर्धसंवृत, इसे दोस्तों समृत से कनेक्ट करते हैं हम। समृत में आपका जो मुख है बोलते समय, उच्चारण करते समय थोड़ा कुछ कम खुलता है। और इसमें अर्धसंवृत में क्योंकि ये अर्ध है तो कम से थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है। अब ये देख लेते हैं दोस्तों दूसरा ग्रुप्स, अर्धविवृत और विवृत या व्रतमुखी देख लेते हैं। इसमें दोस्तों ओष्ठ का आकार गोल हो जाता है, यानी कि, और इसमें ओष्ठ का आकार इससे थोड़ा सा कम खुलता है। ये देख सकते हो। इसे हम इस पर अप्लाई करते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों। अब स्वर्गों का हम वर्गीकरण देख लेते हैं। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, मतलब इनमें व्यंजनों की सहायता या किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं पड़ती है। ठीक है। स्वर्गों का वर्गीकरण जीवा की ऊंचाई के आधार पर या मुख विवर्ग या मुख खुलने के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण। ये देख सकते हो दोस्तों, समृत स्वर, अर्धसमृत, विव्रत और अर्धविव्रत। हम इन्हें कैसे याद करेंगे आप? ये देख रहे हो दोस्तों 11। इन्हें हम ग्रुप्स में बांट देते हैं। ये पहला ग्रुप हो गया ए, ए और आ का, ई और ई का ये दूसरा ग्रुप्स हो गया। कलर्स हम चेंज कर लेते हैं। ऊ और ऊ का दोस्तों तीसरा ग्रुप्स हो गया। हमने रीरी को छोड़ दिया है फिलहाल में। और ए और ए का चौथा ग्रुप्स हो गया। आपको ये ग्रुप्स याद कर लेने हैं। और सिंपली दोस्तों पांचवा ग्रुप्स ओ और ओ का ग्रुप्स हो गया पांचवा। ठीक है। तो समृत स्वर में, और ये देख सकते हो दोस्तों, जीवा स्थिति के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता होगा। ठीक है। ये देख सकते हो दोस्तों, ई और ऊ ये कौन से ग्रुप्स में आ रहा था, हमने अभी देखा था। ये दूसरा और तीसरा। इसे आप सिंपली एक संख्या आपको याद कर लेनी है, 23। कभी भी एग्जाम में आए तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये समृत जो है ये 23 है। ठीक है। और ये अग्रस्वर में दोस्तों ये 24 है। एग्जाम में कंफ्यूजन इतना सारा होता है अग्रस्वर में, समृत स्वर में, ए और ऊ का कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन दूर हो गया आपका। इसे 23 से याद कर लेना, इसे 24 से याद कर लेना आपको। ठीक है।
अभी जीवा की स्थिति के अनुसार विव्रत पर आ जाओ अब मध्य स्वर पर आ जाओ। विव्रत मतलब ज्यादा मुंह खुला है तो इसमें बड़ा आ हो गया, खत्म कहानी। अब इसमें दोस्तों जीवा की स्थिति के आधार पर थोड़े मुंह खुलेगा तो छोटा आ हो गया इसमें, ये खत्म हो गया। अब अर्धसंवृत और अर्धविवृत पा जाते हैं। इसे हमने एक संख्या दी, इसे हमने दोस्तों एक संख्या दी, ये ए और ओ, ये चौथे नंबर पर आ रहा है, ये पांचवें नंबर पर आ रहा है। ये 45/2 हमने इसे दे दी अर्धसंवृत को, है नी, और अर्धविवृत को भी हमने 45/2 दे दिया। अब हम छोटा और बड़ा कैसे याद करेंगे? संवृत में कम खुलता है मुंह और विवृत में ज्यादा खुलता है, तो इस वजह से ये तो बड़े ले लिए और ये हमने छोटे ले लिए स्वर, खत्म कहानी। इसमें दोस्तों ये तो याद कर ही लिया था हमने 24, बाकी मध्य स्वर याद कर लिया, तो पश्च याद करने की आपको जरूरत नहीं। आप एग्जाम में देख लेना, अगर मध्य देख लेना, उनमें से कोई ना हो तो पश्च स्वर, नहीं तो अगर आपको याद ही करना है तो इसके भी ग्रुप्स देख लो आप। मतलब ऊ तीसरे नंबर पर बैठ रहा है और ओ पांचवें नंबर पर बैठ रहा है, 35। आपको याद ही कर लेना, भाई इतने चक्कर में मत पड़ो, याद नहीं रहते, दो ही याद कर लो अगर मध्य, ठीक है। अब ओष्ठाकृति के आधार पर आवृतमुखी और वृत्तमुखी दो होते हैं, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दोस्तों वृत्तमुखी वृत्ताकार स्वर देख लेते हैं, उ और ओ, इनके भी दोस्तों ग्रुप्स हमने बांट लिए ओष्ठाकृति के आधार पर। ये तीसरे नंबर पर है, ये पांचवें नंबर पर है, 35 आपको याद कर लेना है। हाँ वैसे ही ध्यान में रख लेना है, ये आगत स्वर है, बस इसे याद करने की आपको जरूरत नहीं है, 35 याद कर लेना है, खत्म कहानी, ठीक है। या 1, 2 और 4 याद कर लेना है, 124 इसे मत याद करो, या आपको 35 याद कर लेना है, 124 नहीं याद करना है, ठीक है, वो आपके अनुसार है। अब उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर हस्त स्वर या दीर्घ स्वर, एक मात्रा स्वर भी कहते हैं इन्हें, द्विमात्री भी कहते हैं। छोटा आ, छोटी ई और छोटा ओ ये हस्त स्वर होते हैं, और दीर्घ या गुरु स्वर बड़ा आ, बड़ी ई या बड़े ऊ होते हैं, ठीक है, हस्त स्वर या दीर्घ स्वर। अब दोस्तों आ ई उ तथा ऋ को मूल स्वर भी कहते हैं इन्हें। अब मूल स्वर की बात आ जाए तो दोस्तों 4 हो जाते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। अब बाकी दोस्तों बचे हुए जो हैं वो संयुक्त स्वर आ जाते हैं, ए ओ, ये दोस्तों संयुक्त स्वर अगर आपसे बोले तो ये 4 संयुक्त स्वर हैं, ए ओ, ठीक है। और दीर्घ स्वर में आते हैं दोस्तों सभी हैं, परंतु आ ई और उ, ए ओ, ये 7 हो गए दीर्घ या गुरु स्वर में, परंतु इनमें भी अगर संयुक्त स्वर आपसे पूछ ले तो सिर्फ 4 ही हैं, ए ओ, ठीक है। दोस्तों फ्लूट स्वर, इन्हें दोस्तों बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, हिंदी नाटकों में प्रयुक्त होता है। यो जैसे ओम बोल दिया तो ज्यादा उच्चारण जो लगे, आपका बोलने में ज्यादा समय जो लगे, उसे फ्लूट स्वर कहते हैं। आप कुछ नोट कर लो, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं क्योंकि इसकी रचना 2 स्वरों को जोड़कर होती है, बड़ा आ ई बड़ी ई। अब दोस्तों मात्रा के आधार पर स्वरों का सर्वप्रथम विभाजन पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किया था, ठीक है। अब उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण आप देख लेते हैं दोस्तों, ये काफी एग्जामों में स्वरों का उच्चारण स्थान पूछ लिया गया है। कंठ स्वर, वैसे तो दोस्तों जो हम इन्हें याद करेंगे व्यंजनों की सहायता से तो पूरा कै ग्रुप्स कै ख ग घ और ए और अ ये पूरे कंठ हैं, परंतु हम यहाँ पर स्वर देख लेते हैं। स्वर में कंठ स्वर जो है दोस्तों आ और आ ही है, ठीक है, छोटा आ और बड़ा ही है। कैसे हम इसे देखेंगे? कंठ कै ग्रुप पहले ग्रुप होता है उसमें, और ये भी ए आर आ पहला ग्रुप है, मैंने आपसे बताया था ना, ए आर आ पहले ग्रुप है, ये भी पहले ग्रुप है, खत्म कहानी, ठीक है। फिर ये दोस्तों ये देख लेते हैं हम उ और उ, इससे पहले दोस्तों इसे रिलेट करते हैं, पहला ग्रुप था हमारा और ये पहला ही कंठ स्वर होता है। आ देख लिया, ये भी पहला ग्रुप था। अब इसमें कंठ ओष्ठ, दोस्तों कंठ में होठ लग गया, अगर आप बोलोगे ओ और ओ, कंठ के साथ होठ आपके गोलाकार हो रहे हैं, तो दोस्तों ओ और ओ हैं, या इनका ही बड़ा रूप, मात्रा इन पे चढ़ गई तो कंठ ओष्ठ हो गए, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो। अब दोस्तों ओष्ठ ओष्ठ स्वर किसे कहते हैं, इसे कैसे याद कर सकते हैं? अब ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि
ऊ और ऊ अगर आप बोलोगे तो आपके होठ जो हैं ये गोलाकार हो रहे हैं। या एक ट्रिक और ऐसे भी कह सकते हो भाई ऊ जा रहा है भाई ऊ, ठीक है, खत्म कहानी। अब कंठ तालु ए और ए आप बोल के देखो, अगर आप बोलोगे ए और ए तो कंठ और तालु दोनों से आवाज आ रही है, ऐसे भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। अब ताला हो गया ई ई, या ताई से आप याद कर सकते हो, सिर्फ ताई कह दो, तय और ई वाला एक साथ आ जाएगा, ठीक है। या ई अगर आप बोलोगे तो जीभ तालु पे लग रही है, मूर्धन्य में। स्वर री 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 बोलोगे तो पूरा मुंह खुला है, मतलब पूरा मुंह से ही आवाज आ रही है, तो इसे मूर्धन्य स्वर कहते हैं। इससे आगे ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों, अब जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो। अब आयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं, ये देख सकते हो दोस्तों, जो योग न होने पर भी साथ में रहे उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंगा और इसे कह सकते हैं, या इसे अनुस्वार और इसे विसर्ग कहते हैं। 3 से 4 प्रश्न दोस्तों आपके इस 2 से 3 लाइनों में ही बन गए। सबसे पहली डेफिनेशन अयोगवाह किसे कहते हैं, जो योग न होने पर भी साथ रहे उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह में कितने वर्ण आते हैं, तो 2 वर्ण आते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न ये आ जाता है, ये अनुस्वार में कौन सा वर्ण है, 3-4 वर्ण दे देगा आपको, अंग है आपको देख लेना है। और दोस्तों विसर्ग किसे कहते हैं, 3-4 वर्ण दे देगा आपको दोस्तों, ये वाला वर्ण आपको याद रखना है, इसका चिन्ह ये है और इसका चिन्ह ये है। एक बात और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें है ये ही अनुस्वार ही आता है, अनुस्वार देखते ही आप तत्सम शब्द लगा सकते हो, इसकी भी एक ट्रिक्स है। और ये देख सकते हो अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, अभी तो ये स्वर के सहारे चलते हैं, इनका उपयोग दोनों स्वर और व्यंजन में होता है। नेक्स्ट दोस्तों, स्वर के अन्य महत्वपूर्ण वर्गीकरण आप देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि जो दोस्तों अनुस्वार है उसे देखते ही तत्सम शब्द आपको याद आ जाना कि ये तत्सम शब्द है, कोई भी वर्ण हो। और दोस्तों ये देख सकते हो अनुनासिक स्वर, जो ये अंकी बिंदी चंद्र बिंदु लगता है हमारा, तो इसे देखते ही आपको याद आ जाना है कि ये तद्भव शब्द हैं, ठीक है। पहले हम इसे भी देख लेते हैं। अनुनासिक स्वर जिन पर चंद्र बिंदु लगती है, जो भी व्यंजन है जिन पर चंद्र बिंदु लगता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में स्वर मुख तथा नाक दोनों से बाहर निकले उन्हें अनुनासिक कहते हैं दोस्तों, नाक और मुंह दोनों से निकले, ठीक है। अनुनासिक रूप को चंद्र बिंदु इससे डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, निरुनासिक, मतलब जब किसी स्वर के उच्चारण करने में श्वास केवल मुख से बाहर निकले तो उन्हें निरुनासिक या अनुनासिक कहते हैं दोस्तों। केवल मुख से बाहर निकले, नाक का कोई मतलब नहीं है इसमें, ये चंद्र बिंदु हट जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं घोष स्वर। ये दोस्तों सभी जो हमारे स्वर हैं वो सभी घोष हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में नाक नाद स्वर कंपन का उपयोग होता है उन्हें घोष स्वर कहते हैं। ये सभी घोष हैं, घोष और अघोष 2 होते हैं, अघोष नहीं है, ये सघोष हैं दोस्तों, सघोष या घोष कह सकते हैं इन्हें। प्रत्येक एग्जामों में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि स्वर घोष हैं या अघोष हैं, तो आपको घोष याद करना है। और अल्प प्राण, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उन्हें दोस्तों अल्प प्राण कहते हैं। ये सभी हमारे जो स्वर हैं वो अल्प प्राण हैं। स्वर का चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों, अब आ जाते हैं दोस्तों हम व्यंजन पर, ठीक है। ये देख सकते हो दोस्तों, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले या उच्चारित होने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वरों के सहयोग के बिना नहीं किया जाता है दोस्तों। कुछ तथ्य देख लेते हैं। दो व्यंजनों से मिलने वाले दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे तुरंत नीचे आ जाए तो द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये दोस्तों अभी मत देखो आप, पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण। संयुक्त व्यंजन दोस्तों 4 होते हैं, छह, त्रय, ज्ञ और श्रय। सिंपली एग्जाम में कोई पहला प्रश्न तो ये बन गया कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बन गया। तीसरा क्वेश्चन है, ये 6 दे देगा, ये पूछेगा कि और ये 3 से 4 आपको ये ऑप्शन दे देगा, इनमें पूछेगा 6 किन किन वर्णों से मिलकर बनाया है, तो कै और सै से मिलकर बनाया है। दोस्तों नीचे जो ये हलंत लग रहा है ये डिनोट करता है कि इसके साथ कोई स्वर नहीं है। कै और सै जो है वो 6 से मिलकर बनता है। तय सिंपली तय इसके नीचे हलंत लगा हुआ है प्लस रै से मिलकर बनता है। ज्ञ जय और प्लस अंगह से मिलकर बनता है दोस्तों। श्रय सै और प्लस रै से मिलकर बनता है। ये स्वर रहित है दोस्तों, ये देख सकते हो। उच्चिप्त आगत्य द्विगुण व्यंजन, ये द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, ये देख सकते हो दोस्तों, डेफिनेशन लिखी हुई है।
जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे, तुरंत नीचे आ जाए, स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाए, उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों। अभी संयुक्त स्वर हमने देखे थे, दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को संयुक्त स्वर कहते हैं। अब द्विगुण हम देख लेते हैं दोस्तों। ड और ढ, इसके उच्चारण में जीवा नोक उलटकर नीचे के हिस्से से कठोर तालु को झटके से छूती है। और ढ दोस्तों यह महाप्राण ध्वनि है, इसे घोष महाप्राण मूर्धन्य उच्छिष्ट दोस्तों भी कहते हैं। अब दोस्तों तीसरी हम डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों, मूल व्यंजन की। जिन वर्णों का उच्चारण मुख के किसी विशेष स्थान से होता है उन्हें स्पर्शी या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या कैसे में तक 25 होती है। ये क्रम से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से उच्चारित होते हैं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं, ये मूल व्यंजन 33 है, हमने बताया था, कुल व्यंजन 39 है, स्पर्श व्यंजन 25 है, कैसे में तक कैवर्ण, चैवर्ण, टैवर्ण, तैवर्ण तथा पैवर्ण। प्रत्येक वर्ग में 5 है, कै गैण, च जैण, त दन, प ब में ट डैण, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं दोस्तों, ये रे ले, इन्हें दोस्तों अर्धस्वर भी कहा जाता है, ठीक है। अब ऊष्म व्यंजन 4 हैं, से है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। इनकी डेफिनेशन और देख लो दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन की, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच होने अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। इन दोस्तों अर्धस्वर भी कहा जाता है, मैं अपनी तरफ से आपसे बता रहा हूँ, काफी सारे एग्जाम पूछ लेता है अर्धस्वर किसे कहते हैं और वे कौन कौन से होते हैं। ये रे ले वे होते हैं अर्धस्वर, ठीक है। जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख वायु मुख के किसी विशेष स्थान पर घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है, से है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ वर्गीकरण हम देख लेते हैं इनका, ये देख सकते हो दोस्तों। उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्शों से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन दोस्तों कहते हैं। पहले डेफिनेशन हम देख चुके हैं। प्रत्येक के 5-5 हैं। कंठ व्यंजन के वर्ग कै ख ग घ है, ठीक है। अब आपको याद कैसे करना है, कैसे कंठ है और कैसे कै वर्ण, कै ख ग घ है। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो आपको नर्सरी और यूकेजी और क्लास 1 में जाना पड़ेगा, आपको ये सभी याद करने पड़ेंगे, कंठस्थ करने पड़ेंगे, तभी आपसे प्रश्न बनेंगे। ये तो दोस्तों नहीं बनने, क्या क्या कहना है, च देना है, ट देना है, त दे देना है, प में ये रे ले से है, गेतरे सगे, ये आपको सभी याद करने होंगे दोस्तों क्रम से। और ठीक है, तालु व्यंजन 5 होते हैं, च वर्ग। इसे कैसे याद कर सकते हो दोस्तों, च वर्ग और तय का संबंध कैसे है, च और तय का संबंध, या चपत से भी आप याद कर सकते हो इसे, या आप और कोई बना सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। च और तय, चपत से भी आप याद कर सकते हो, च और तय का संबंध। अब दोस्तों मूर्धन्य, ये 5 होते हैं, ये टैवर्ण, टैठ डैढ़ है। अब एक वर्ग आप याद कर लो, मट का, टैवर्ण या टमाटर मुंह में जाएगा, ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो, बना सकते हो। या एक सब मटका देख सकते हो, इससे आप याद कर सकते हो। टैठ डैढ़, डै और ढह भी इसमें ही शामिल हो जाता है, ठीक है। ये दोस्तों आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, कुछ ट्रिक्स आपको दिमाग में आपकी बैठानी पड़ेंगी। दंत व्यंजन दोस्तों तय होता है, दांत लिखो दांत, दय का संबंध तय से है, खत्म कहानी, तथ ददन है। अब दोस्तों ओष्ठ व्यंजन, ये तो आप जीवन में नहीं भूलोगे, प और ए का संबंध कैसे है। पप्पी जो लेते हैं दोस्तों वो ओठ से लेते हैं, आप नॉर्मली गलत में लेकर जाओ, बच्चे के भी हम ले सकते हैं। पे का संबंध ऐसे हो गया, खत्म कहानी, पे में, ठीक है। अब दोस्तों दंतोष्ठ जो है वो वह है, ये देख सकते हो, वह बोल कर देखो, वह, तो दांत और होठ एक साथ आ रहे हैं इसमें, तो वह दंतोष्ठ हो जाता है। अब वर्तस्य व्यंजन क्या है, जनरल, आप नॉर्मली जनरल नॉलेज से आप इसे याद कर सकते हो। जनरल जो होता है, वर्तस्य व्यंजन जनरल होते हैं, जीवा के अग्र भाग या नोक के द्वारा दांतों एवं मसूड़ों के पास उभरे खुदरे भाग से उच्चारित होने वाले व्यंजन, ये दोस्तों 5 होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, ठीक है। ध्वनि के उच्चारण के अंदर से आने वाले वायु जो विभिन्न प्रकार के प्रयासों से परिवर्तित होकर बाहर आते हैं उन्हें प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं बाहर आऊँ, बाहर आऊँ। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, इस पर संघर्षी बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। च छ ज झ याद करना है, च छ ज झ, स्पर्श संघर्षी ये 4 होते हैं। निश्वास वाग्यंत्र जब क्षण भर के लिए अवरुद्ध होकर घर्षण के साथ निकले, परिभाषा आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ च छ ज झ और स्पर्श व्यंजन याद कर लेने हैं। नेक्स्ट दोस्तों संघर्ष
संघर्षी व्यंजन, संघर्षी में ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हिंदी वर्णमाला में, आपको सिर्फ यही याद करने हैं संघर्षी हिंदी वर्णमाला में। ये तो किसी रेयर केस में पूछ लिए जाते हैं। ख, जय, जय, फे, ये शब्द दोस्तों संस्कृत विदेशी भाषा से आए हुए हैं। ख के नीचे हलंत, ग के नीचे हलंत, ज के नीचे हलंत, फे के नीचे हलंत, जिनके नीचे हलंत लग रहा है ये दोस्तों अरबी फारसी होते हैं। आपको सिंपली जो याद करना है, संघर्षी व्यंजन आ जाए और से है में से कोई सा जाए तो आपको सिर्फ संघर्षी लगा देने हैं, ठीक है। ये कोर्स आपको याद करना, संघर्षी व्यंजन से है, खत्म कहानी। नासिक के व्यंजन तो आपको पता ही होगा, पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ण का पंचमाक्षर क्या क्या गहना च जण ट ट डण त त द प प ब में का अंतिम अक्षर जो होता है उन्हें दोस्तों नासिक के व्यंजन कहते हैं। ण ण न और में। पार्श्व व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन देख लेते हैं दोस्तों। ये लय होता है, मतलब निश्वास से समय जीवा के बगल से निकलने वाली ध्वनि को लय बोलो, लय। जीवा के दोनों साइड से हवा आ रही है, लय बोल के देखो आप, पार्श्व व्यंजन इसे कह देते हैं। लुंठित, लुंठित व्यंजन दोस्तों रे होता है। जब जीवा नोक वर्तस से कई बार टकराए, रे बोलो रे, जीवा की नोक जो है कई बार टकरा रही है, लुंठित व्यंजन। इन्हें प्रकंपित भी कहते हैं दोस्तों, रे कंपन कर रही है जीव। उच्चिप्त व्यंजन 2, डे और डे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जीवानोक वर्तस्थ अथवा कठोर तालु के टकराव से उत्पन्न ध्वनि होती है। डेड है आपको, उच्चिप्त आपको सिंपली याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों व्यंजनों ये देख सकते हो, उच्चित व्यंजन, वर्तस्थ, उच्चिप्त डे, मूर्धा उच्चिप्त डे। ये तो बहुत ही डीपली अगर कोई एग्जाम आए तो ही इसमें पूछा जाता है, ठीक है। वर्तस्थ, उच्चिप्त और मूर्धा उच्चिप्त। स्वरतंत्र के आधार पर अब अघोष सघोष पर आ जाते हैं। सिंपली आपको ये देख सकते हो, अघोष या घोष, ठीक है। जब स्वतंत्र खुली हो, वायु बिना अवरोध के बाहर आए तो उन्हें अघोष कहते हैं। और अवरोध के बाहर, अवरोध से बाहर आए तो दोस्तों इन्हें घोष या सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, जो प्रत्येक वर्ग का क्या क्या गया ना, पहला और दूसरा देख सकते हो दोस्तों। सिंपली 12 से आप इसे डिनोट कर सकते हो, याद कर सकते हो, कै खे चे छे टे ठे ते थे पे फे से और से इसका हो जाता है। घोष में दोस्तों 345 आप एक संख्या से दे सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो दोस्तों, ग गहणे, ज जहणे, डे डेणे, द देने, बे में, ये रेले वे, पंचमाक्षर या ये रेले वे और है भी इसके साथ है, आपको ये याद कर लेना है। प्रयत्न के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण में कम वायु निकलती है और महाप्राण में ज़्यादा वायु निकलती है। इसे दोस्तों, इसे आप एक वर्ण, एक शब्द, वो सॉरी एक संख्या दे दो, 135 किसी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं, ठीक है, खत्म कहानी। क्या गहना, चजहना, टेडहना, तेदहना, पेबे में, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन और इसमें आ जाते हैं ये लेवे। अब दोस्तों महाप्राण में सिर्फ आपको 24 याद कर लेना है, 24। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। ख और घ, झ और ड़, और ये देख सकते हो दोस्तों, छ और झ, ठ और ड, ठीक है। उस व्यंजन से है और इसके साथ आ जाएगा। अब अंतस्थ व्यंजन दोस्तों 4 होते हैं, ये रे लेवे, ठीक है। मैंने आपसे पहले बताया था, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी केवल ये और वह कोई अर्धस्वर कहते हैं, ये आपको याद नहीं करना है। उदय नारायण कभी नहीं पूछेगा आपसे। इसका उच्चारण जीव, जीवहा, तालु, दांत व ओष्ठ के परस्पर पूर्ण मिलकर मिलने से ये होता है। उच्चारण की दृष्टि से आप ये देख सकते हो, ये जो दोस्तों तालव्य है, ल दंत है, रे मूर्धन्य है, व दंतोष्ठ है। अब चलते हैं उस व्यंजन की तरफ। ये से होते हैं, ये 4 होते हैं। से तालव्य है, से मूर्धन्य है और छोटा से दंत है कंठ है। ये हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। रगड़ घर्षण से उत्पन्न उष्म गर्म वायु से उच्चारित व्यंजन है, से है। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ देख लेते हैं, कुछ तथ्य एक बार आपको इन पर बस निगाही मार लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही रटने हैं। रिधि, रह और ई से मिलकर बनते हैं। रिधि का मात्रात्मक चिन्ह दोस्तों ये होता है, कृपा, प्रश्न, मृत इत्यादि व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। यह वर्णमाला में ऊ तथा ए के मध्य का स्वर है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम ऊ के पश्चात आता है। इसका प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होता है। जहाँ आपको रिधि दिखाई देगी समझ लो भाई तत्सम शब्द हैं, ठीक है। अब दोस्तों रह है, रह के कुछ फीचर आप ये देख सकते हो। रह को अल्पप्राण, घोष, सघोष
लुंठित व्यंजन, कंपित करने वाला, अंतस्थ व्यंजन, अत्वर, वत्सत से आसक्त, ये देख सकते हो। रे के प्रचारित रूप हैं। ये 3 प्रकार से आप रे को लिख सकते हैं। अब दोस्तों श्रेय को देख सकते हो आप। स और रे, इनके कुछ फीचर है। यह संयुक्त व्यंजन है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम स के पश्चात आता है। अब दोस्तों प्राय तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। अब बै को देख सकते हो दोस्तों। बै के फीचर यह है दोस्तों, अल्पप्राण है, यह ओष्ठ वर्ण है, यह स्पर्श वर्ण है, यह घोष वर्ण है। ठीक है। थ को देख लो दोस्तों, ये बस आप सिर्फ को देख लें, यह स्पर्श वर्ण है, यह दंत्य वर्ण है, यह महाप्राण वर्ण है, यह अघोष है। ये तो सब मैंने आपको पहले ही बता दिए सारे ट्रिक्स है। आपको इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, पर जब दिए हुए हैं तो एक बार हम इन्हें देख ही लेते हैं। परंतु ये सब आप ट्रिक्स ही बना लोगे। जैसे आपको ये सब दे देते हैं, तो मैंने आपको बताया था यह स्पर्श व्यंजन है। ये तो स्पर्श होते हैं 25 कै वर्ण ये दोस्तों, मतलब कैसे लेके मैं तक ये 25 वर्ण स्पर्श तो होते ही, इनमें से कोई सा भी दे दे तो आपको स्पर्श व्यंजन लगाने हैं। ये दंत्य है। तो मैंने आपको बताई थी ट्रिक, दांत, दे वाला और तय वाला। दंत्य जो होता है वो तय वाला ग्रुप होता है। तय तय दे देने, तय के बाद थे आ रहा है तो आपको ये अघोष मैंने बताया था आपसे। महाप्राण में 135 मैंने आपसे बताया था, 1, 3 और 5, 135 बताया था। नहीं सॉरी, अल्पप्राण में दोस्तों, महाप्राण में 24 मैंने आपसे बताया था। तो ये दूसरा वर्ण है तय और थे का। ठीक है। अघोष, अघोष ये देख सकते हो, तय थे। अघोष भी मैंने आपसे बताया था, एक संख्या दी थी 123, उसमें ही अघोष आ जाएगा। ठीक है। भय देख सकते हो, ये स्पर्श वर्ण है, ये ओष्ठ्य वर्ण है, ये घोष है, ये महाप्राण है। सब आप इसे क्लियर कर लोगे, बता दोगे आप। ये एक तरह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है आपकी। 6 वर्ण है, क और स से मिलकर बना है, पहले ही बता दिया है आपको। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम के पश्चात आता है दोस्तों। निरुनासिक है, सघोष है, महाप्राण है, कंठ है, उसमें। अब ये देख सकते हो दोस्तों, कुछ डेफिनेशन और पुष्टि आती है। अकारांत किसे कहते हैं जिससे शब्द के अंत में आ आए, और आकारांत किसे कहते हैं जिनके अंत में आ आए, और जिन शब्द के ईकारांत जिस शब्द के अंत में बड़ी ई आए, ऊकारांत जिन शब्द के अंत में ऊ आए, और ऊकारांत जिस शब्द के अंत में ऊ आए। पहला पहला वर्ण देख लेते हैं सभी का। ये सारी ट्रिक हो गई, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। अब ये देख सकते हो, व्यंजन द्वितीय, द्वित व्यंजन, युग्म व्यंजन। जैसे कच्चा सज्जन पक्का लिखा हो तो ये द्वित व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त ध्वनियाँ, जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियों का परस्पर मिलन हो तथा एक स्वर के सहारे उसका उच्चारण हो। जैसे दोस्तों ये देख सकते हो, प्रारब्ध, क्लांत, म्लांत, ये देख सकते हो। संपर्क ध्वनियाँ जैसे चंबल, चंबल, कप्तान इत्यादि, जब ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय अंक का अंतर्राष्ट्रीय रूप, ये देख सकते हो। जो इंडिया में जो चलता है दोस्तों, ये तो खत्म ही कर दिए देवनागरी अंक, ये वाले नहीं चलते, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय रूप ही चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ठीक है। अंत में दोस्तों लास्ट आप देख सकते हो, 12 है खड़ी, कैसे है तक, ऋ तथा अंग का 12 खड़ी में प्रयोग दोस्तों नहीं होता है। 12 खड़ी में ये आपसे नहीं पूछेगा, किसी एग्जाम में नहीं आता है वैसे तो, फिर भी देख लो। 12 खड़ी में कुल वर्ण 372 होते हैं, डेढ़ के 24 रूप 396। इसी के आधार पर स्वरों की विभिन्न मात्राओं प्राप्त होती हैं। ऋ स्वर की मात्रा का 12 खड़ी में प्रयोग होता है। अब दोस्तों अक्षर और वर्ण देख लेते हैं। हमने अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। अक्षर भाषा की संरचना से संबंधित होता है, वर्ण लिपि से संबंधित होता है दोस्तों। अब दोस्तों प्रत्येक अक्षर वर्ण नहीं हो सकता है, और वर्ण अक्षर ही होता है। कुछ कंपैरिजन में है इनमें। अक्षर से एक स्वर के अतिरिक्त उससे पहले या बाद में एक या अनेक व्यंजन भी हो सकते हैं। वर्ण में एक स्वर अथवा एक व्यंजन ही संभव होता है। लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये देख सकते हो, हिंदी में द्वाक्षरी हानि, त्रयाक्षरी उजाला, चतुराक्षरी उछला, पंचाक्षरी नियमितता। ठीक, इसमें 5 अक्षर है इसमें दोस्तों। चतुराक्षरी 4 अक्षर हैं, त्रयाक्षरी 3 अक्षर हैं, द्वाक्षरी 2 अक्षर हैं। वर्ण वह छोटी छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है। ठीक है। अब दोस्तों ये देख सकते हो, जिन ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक ही श्वास से किया जाए उन्हें अक्षर कहते हैं। अक्षर के खंड नहीं हो सकते, अर्थात इन्हें थोड़ा नहीं अब नहीं बोला जा सकता है। जैसे जी हाँ, अक्षर भेद इसमें दोस्तों, मुक्त अक्षर, बद्ध अक्षर, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा किसी एग्जाम में भी। अंत में स्वर होना अनिवार्य है। हिंदी
मुक्ताक्षर मान नाम गमन है, हिंदी के बद्धाक्षर विद्वान धनवान भगवान है। अब ध्वनि देख लेते हैं, इसकी एक बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है दोस्तों। मूल ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर होते हैं, यह शब्दों की आधारशिला है। ध्वनि बोलने तथा सुनने का विषय है, जबकि अक्षर वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने का विषय है दोस्तों। ध्वनि मनुष्य की वगिंद्रियों द्वारा व्यक्त होती है। दोस्तों ये सारे हमने कंप्लीट करा दिया है। हिंदी वर्णमाला बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिए। आप 2x की स्पीड से एक बार इसे और देख सकते हो, आप जीवन में नहीं भूल सकते। ठीक है, अगर आप कोई कमी रह गई है तो कमेंट्स करना, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आए ये भी बताना। और दोस्तों एक सीरीज और शुरू कर रहे हैं हम, लूसेंट सीरीज और शुरू कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, तो वहाँ पर लूसेंट हिंदी कंप्लीट करा देंगे और जो लूसेंट जो जीके है वो सारा कंप्लीट हम कराने वाले हैं। उनकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो लूसेंट जीके और हिंदी की प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट करा देनी है। लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो।